नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अब बात गाजीपुर की करेंगे, जहां गाजीपुर एसपी डॉक्टर इराज राजा का नाम तेज तर्रार आईपीएस में आता है। 2011 में इन्होंने एमबीबीएस की शिक्षा पूरी की और 4 साल तक बिजनौर जिले में मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात रहे। 2017 में यूपीएससी की परीक्षा पास की और फिर पुलिस टीम का हिस्सा बने। खास बात यह है कि कुछ ही सालों के कार्यकाल में आईपीएस डॉक्टर इरज रजा के नाम पर 100 से ज्यादा हाफ एनकाउंटर बताए जाते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं इंडिया वॉइस से डॉक्टर इरज रजा की खास बातचीत। जिस सपने को हम बुनते हैं उसको धरातल पे साकार कैसे किया जाता है, आज एक खास मुलाकात गाजीपुर के एसपी डॉक्टर इरज राजा जी के साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, आपके एजुकेशन की बात होती है, एमबीबीएस की आपने पढ़ाई की, एक सपना बुना था कि डॉक्टर बनना है, पीएससी को क्रैक किया। अब क्या दिमाग में आया कि आपने यूपीएससी ज्वाइन किया? देखिए, यूपीएससी हमेशा से मेरे दिमाग में था। ग्रेजुएशन करना था, तो क्योंकि मेरे परिवार में पहले से भी डॉक्टर्स थे, मेरे फादर भी डॉक्टर थे, तो इसीलिए मैंने एमबीबीएस किया और एमबीबीएस के उपरांत मैंने तैयारी शुरू की और आईपीएस फिर मुझे उत्तर प्रदेश का ऑर्डर अलॉट हुआ। सर, हमने काफ़ी सोशल मीडिया पे आपका देखा, जब बिजनौर में आप मेडिकल ऑफिसर के पद पे थे, आपने बहुत सारे ऐसे कार्य किए। अगर मैं बात करूं डॉक्टर इरज राजा सर की, तो इतने अनुशासित कैसे हैं आप? देखिए, अनुशासित होना बहुत आसान है। जो अनुशासित होने के लिए सबसे पहले तो जो हमें अपना कार्य है वो हमें समझ में आना चाहिए कि हमें क्या कार्य करना है और हमारा क्या उद्देश्य है। तो जो मेरी जॉब का प्रोफाइल है उसके अनुसार अनुशासन सबसे बड़ी चीज़ है। पुलिस में अनुशासन ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, तो इसीलिए अनुशासित होना वो अपने आप ही चीज़ें आ जाती हैं। जब आप गाजीपुर आए, आपने पदभार ग्रहण किया, बहुत सारे थानों पे आपने औचक निरीक्षण भी किया, लेकिन सर जो फरियादी आपके पास आते हैं थाने में सुना नहीं जाता, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी पीड़ितों की जो सुनवाई है वो थाना स्तर पर हो। अगर ऐसा होगा तो जो पीड़ित है उसको यहाँ पर आने में परेशानी वहन नहीं करनी पड़ेगी। कोई 80 किलोमीटर दूर से यहाँ मेरे पास मुख्यालय पे आ रहा है। मेरा पहला उद्देश्य यही है, क्योंकि अधिकतर आने वाले जो होते हैं वो कमज़ोर तबके के लोग होते हैं, फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं होते हैं कि वो यहाँ पर इतनी दूर हम लोग के पास आएँ और अपना किराया भाड़ा खर्च करें। तो पहला उद्देश्य यही है मेरा कि और मेरी पूरी टीम का कि अधिक से अधिक लोगों की जन सुनवाई और अधिक से अधिक लोगों के जो समाधान है वो थाना स्तर पे ही हो जाए और अनावश्यक किसी को परेशान होकर मुख्यालय पे ना आना पड़े। जब आप यहाँ पे आए, बहुत सारे लोगों ने आपके नाम के बारे में पूछा मुझसे, तो मैंने कहा जरूर जब मैं सर से मिलूंगा तो जरूर पूछूंगा नाम के बारे में। लोगों ने कहा नहीं, सर का इरज नाम है, राजा नाम है। सर, जरूर चाहूंगा मेरा नाम ईरज है और इसका मतलब संस्कृत भाषा में भगवान हनुमान होता है और पर्शियन में भी ये वर्ड है, इसका मतलब फ्लावर फूल होता है। तो ये मेरा नाम जो है वो 2 भाषाओं में है। सर, जो यूपीएससी के बच्चे तैयारी करते हैं, एक इंग्लिश मीडियम के बच्चे जाते हैं, एक हिंदी माध्यम भी होता है, लेकिन क्या ये धारणा है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चे वो कर नहीं पाते? देखिए, एक तो जो स्टडी मटेरियल वगैरह है वो इंग्लिश में ज़्यादा अवेलेबल है, अधिक से अधिक कोचिंग्स भी इंग्लिश में पढ़ाती हैं और क्योंकि इस एग्ज़ाम की तैयारी पूरे भारत में सभी लोग करते हैं, हमारे दक्षिण भारत के और सभी पूर्वोत्तर सभी प्रांतों के लोग इसमें तैयारी करते हैं, तो इंग्लिश ज़्यादा बड़ा मीडियम है जो कि यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए ऑब्वियसली इंग्लिश में मटेरियल ज़्यादा है, इस वजह से इंग्लिश के जो अभ्यर्थी होते हैं, इंग्लिश के जो कैंडिडेट होते हैं वो थोड़ा सा एज होता है। लेकिन ये है कि मेहनत एक्स्ट्रा लगती है हिंदी के अभ्यर्थियों को, लेकिन सफलता मिलती है और मैंने बहुत सारे मेरे साथी और मेरे दोस्त रहे हैं इन्होंने हिंदी मीडियम से सफलता प्राप्त की है। आज एक खास मुलाकात गाजीपुर के नए एसपी डॉक्टर इरज राजा जी के साथ। सर, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली समेत देश के कई शहरों से बारिश से बर्बादी की खबरें सामने आ रही हैं। देश के बड़े इलाकों में मॉनसून आफत बरसात हो रही है। इस दौरान दिल्ली में बीती रात रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। आज भी भारी बारिश का अनुमान है। हिमाचल में कुल्लू और शिमला जिले के करीब बादल भी फटा है, जिसमें करीब 44 लोग लापता बताए जा रहे हैं और 9 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड के टिहरी, गढ़वाल और केरल के वायनाड में भी बादल फटने की घटना हुई है। यानी मैदान से लेकर पहाड़ों तक बारिश का कहर जारी है।
तो तस्वीरें आप देख सकते हैं देश भर के अलग अलग जगहों से तस्वीरें, किस तरह से बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव जैसी स्थिति हो गई है। बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है पहाड़ों पर, जहां बारिश की वजह से भूस्खलन हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रही है। वहीं आप मैदानी क्षेत्रों की तस्वीरें देख सकते हैं, किस तरह से लबालब जो सड़कें हैं वो पानी से भरी पड़ी है। पानी इतना ज्यादा है कि लोग पानी में मस्ती करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं कई जगहों पर पानी कहर भी बरपा रहा है, कई सारे लोगों को यहां पर परेशानी का सामना करना पड़ा। जनजीवन पूरी तरह से व्यस्त हो गया, वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिली पूरी तरह से। राजधानी दिल्ली और नोएडा की बात करें तो जाम की स्थिति रही, पानी की वजह से गाड़ियां रेंग रेंग कर चलती हुई नजर आई। वहीं लोगों को खासकर जो कामकाजी लोग हैं उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए, अपने घरों तक पहुंचने के लिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश की वजह से कहर बरस रहा है। पहाड़ों में जहां भूस्खलन की स्थिति देखने को मिली, कई सारे लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है, कहीं बादल फटा है। वायनाड की बात करें तो वायनाड में बारिश के कहर की वजह से 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी बादल फटने की तस्वीरें सामने आई, लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है, कहीं भू कटाव हुआ है, कहीं सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ मैदानी क्षेत्रों में बारिश की वजह से जलभराव जैसी स्थिति हो गई, कमर तक पानी लोगों के देखा गया। ऐसे में लोगों को अपने घरों तक जाने में, काम के लिए ऑफिस जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। महज 1 घंटे की बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर में कमर तक पानी भर गया, जिसके बाद लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। तो बारिश ने प्रशासन के तमाम दावों की पोल यहां पर खोल दी है। हालांकि मॉनसून से पहले प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है कि तैयारियां पूरी है। राजधानी दिल्ली में भी बड़े बड़े दावे किए गए थे मेयर शैली ओबरॉय द्वारा, लेकिन महज 1-2 घंटे की बारिश के बाद जिस तरह से राजधानी दिल्ली या एनसीआर की तस्वीरें बदलती हैं वो सबको हैरान करने वाली। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से कमर तक पानी भरा हुआ है, गाड़ियों को जो है परेशानी यहां पर हो रही है, लोगों को परेशानी हो रही है, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लोग जो अपने ऑफिस में काम कर रहे थे उन्हें वापसी में घर जाने में दिक्कत हुई, तो जो लोग घर से बाहर निकलना चाह रहे थे किसी काम की वजह से वो नहीं निकल पाए। जगह जगह जलभराव की वजह से लोगों को भी परेशानी हुई है। वहीं दिल्ली एनसीआर में वाटर लॉगिंग जिस तरह से हुई, जलभराव जिस तरह से हुआ, कई लोगों की मौत भी हुई है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पहाड़ों में बारिश की वजह से भूस्खलन हुआ है, लैंडस्लाइड हुई है। टिहरी गढ़वाल में एक घर की छत गिरने की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई, 11 लोग उसमें दब गए। तो राजस्थान में और उत्तराखंड में क्या कुछ स्थिति है जानने के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। राजस्थान से हमारे साथ कुलदीप सैनी जुड़ गए हैं, तो उत्तराखंड से हमारे साथ धनराज गर्ग जुड़ गए हैं। सबसे पहले कुलदीप आपके पास आऊंगी क्योंकि जयपुर से हैं आप और जगह जगह बारिश की वजह से कहर देखने को मिल रहा है, तो जयपुर की क्या कुछ स्थिति? बारिश के बाद उस पर साफ जिम्मेदार जिला प्रशासन है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जहां जयपुर में अक्सर बारिश देखने को मिलती है और जलभराव शहर के कई ऐसे क्षेत्रों में जहां पर अक्सर हमने देखा कि पिछले 5-7 सालों से यह समस्या बनी हुई है और ड्रेनेज सिस्टम जयपुर का कहीं न कहीं शुरू से डगमगाया हुआ है, जिसकी वजह से जयपुर में इस तरीके के हालात बने। और आज जयपुर के झोड़वाड़ा क्षेत्र में विश्वकर्मा इलाके में बेसमेंट में सो रहे एक परिवार पर कहर ढहा, जहां पर परिवार सोया हुआ था, अचानक से वहां पर पानी आना शुरू हुआ और एकाएक जब तेज बारिश हुई तो पानी की आवक इतनी ज्यादा रही कि आसपास के ढलान होने की वजह से बेसमेंट में पानी भरता गया। परिवार ने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन वहां पर जो कमजोर दीवारें थी वो भरभरा कर गिरने लगी, जिससे उनको बाहर निकलने में समस्या हुई और परिवार के 3 सदस्य पानी में ही जल समाधि बन गए और एक सदस्य को रेस्क्यू करके
वहां के स्थानीय लोगों ने बचाया है। फिलहाल एसडीआरएफ की टीमें लगातार है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद भी आखिर में जयपुर के जिला कलेक्टर कहां पर है, जहां पर जयपुर में हमने पिछले कुछ दिनों से देखे कि जहां बारिश हुई है जलभराव होता है। शहर के इस सुधार को लेकर दो निगम बनाई गई हुई है, जहां पर जयपुर ग्रेटर निगम, हेरिटेज निगम में बनाई हुई है। कोशिशें सरकार की भी होती है, विधानसभा में भी ड्रेनेज सिस्टम और जहां पर बिल्डिंग वालों को लेकर दया। दिल्ली में तरीके का हादसा हुआ और हमने देखा कि 2 दिन पहले ही नगर निगम ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर खुद फील्ड में आकर चेक कर रही है कि कहां पर क्या समस्या है। लेकिन यहाँ पर स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी बन जाती है कि जिन क्षेत्रों में प्रशासन की तरफ से भी लापरवाही यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिली, क्योंकि जो तैयारियां की जानी चाहिए थी मॉनसून से पहले वो नाकाफी यहां पर साबित हो रही है। कुलदीप, आऊंगी आपके पास, एक बार प्रशासन की तैयारियों के बारे में भी आपसे जानेंगे। एक बार धनराज गर्ग का रुख कर लेते हैं, देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं। धनराज, खासकर बात करें पहाड़ों से लेकर मैदान तक लगातार बारिश का कहर बरप रहा है। पहाड़ों की बात करें तो कहीं भूस्खलन हो रहा है, कहीं जर्जर जो भवन है वो गिर रहे हैं, कहीं बादल फट रहे हैं। देहरादून की बात करूं, क्या कुछ स्थिति देहरादून की? बिल्कुल, देखिए जिस रूप से आपत्तीय बारिश लगातार उत्तराखंड में बरसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी देखा जाए तो जो आपत्तीय बारिश है मैदान से लेकर पहाड़ों तक बरसती हुई नजर आ रही है। और आप देखिएगा कि कल देर रात से ही उत्तराखंड के तमाम हिस्सों में भी लगातार भारी बारिश देखने को मिल रही है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से पहले से ही अलर्ट जारी किया गया था और अलर्ट जारी होने के कारण कहीं न कहीं प्रशासन टीम भी अलर्ट मोड पर थी और तमाम जो टीमें हैं, आपदा प्रबंधन की टीम हो, एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो, तमाम टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया था। और आपको बता दूं कि अभी आपने देखा हुआ कि टेरी में किस तरीके से जो बादल फटे हैं, केदारनाथ में बादल फटे हैं, जिसके कारण कई लोगों की मौत भी हो गई है। और वही देखिएगा कि कई जगहों पर इस तरह के मकान भी गिरते हुए नजर आए कि जिसके कारण उसमें जो लोग थे वो दबकर मर गए हैं। और इसी के साथ आपको देहरादून की स्थिति की यदि मैं जानकारी दूं तो देहरादून की स्थिति ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है में पानी जरूर भरा है, लेकिन स्थिति इस समय पूरी संतुलन में है। और यदि अभी मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से अभी भी 48 घंटे का अलर्ट जारी किया गया है। तो साफ तौर पर कहा गया है कि उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है में भारी से भारी बारिश देखने को मिल सकती है और मैदानी क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। और लगातार देखिएगा कि अभी यदि मैं बात करूं देहरादून की, तो इस समय देहरादून में धूप खिली हुई है, लेकिन कुछ समय बाद कहा जा रहा है कि बारिश हो सकती है। कुछ समय बाद मौसम एक बार फिर से करवट ले सकता है। यही वजह है कि मौसम विभाग बार बार उत्तराखंड में अलर्ट जो है जारी कर रहा है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। कुलदीप, अगर प्रशासन की बात करें, क्या कुछ प्रशासन की तैयारियां? देखिए, जयपुर का जो मौसम केंद्र है, हाल ही में जब पूरे भारत में अन्वेषण हुआ और जब भारत के सर्वेक्षण में जयपुर के मानसून केंद्र को सटीक जानकारी देने के लिए, विश्वसनीयता के लिए अवार्ड से नवाजा गया और पहले नंबर पर जयपुर का मौसम केंद्र रहा। और आखिर का ये मामला है कि जब जब जयपुर के मौसम केंद्र ने ये कहा है कि यहाँ पर येलो अलर्ट है, रेड अलर्ट है, तब प्रशासन को ये चेतना चाहिए कि जब जयपुर में इस तरह के हालात भराव क्षेत्र में बन जाते हैं तो उन पर क्यों ना सघन वहां पर एसडीआरएफ की टीमें पहले से तैनात की जाए और उन क्षेत्रों पर जाकर जांच की जाए जहां पर जलभराव की स्थितियां पैदा हुई है। हमने कई तस्वीरें देखी जयपुर की बस्ती और कानौता क्षेत्र के आसपास की, जहां पर जमीन धंस गई और कई लोग उसमें भी फंसे हुए नजर आए। स्कूल बस वहां से जा रही थी, स्कूल बस के भी कुछ तस्वीरें सामने आई जहां पर बच्चों से भरी हुई स्कूल बस वो खड्डे के बीच में जा फंसी। हादसा वहां पर भी हो सकता था। बच्चों की जब बात आती है, और हमने दिल्ली में आईएएस कोचिंग सेंटर में जिस तरह से हादसा हुआ वो तस्वीरें किसी से छिपी नहीं है। अगर बात करें क्या जयपुर में इस वक्त सरकारी स्कूलों में या जो स्कूल है, डीएम ने छुट्टी का अनाउंसमेंट यहां पर किया है, क्या छुट्टी है अभी? देखिए, मेरा पहला सवाल ही प्रशासन पर इसलिए खड़ा हुआ था क्योंकि जयपुर जिला कलेक्टर की ओर से भी तक इस मौसम को लेकर अभी किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं आया। ना खुद जिला कलेक्टर मौके पर पहुंचे हैं। जिला कलेक्टर जयपुर के कहां छुपे हैं ये लोग ढूंढ रहे हैं कि आखिरकार सरकार ने अभी तक कोई तबादले नहीं किए हैं, न ही कोई आईएएसओ को इधर उधर किया है, जो कि जयपुर जिला कलेक्टर अपने कार्यों से निवृत्त हो चुके हैं। इसे लेकर सरकार से बराबर लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार जब इस तरह की समस्या पैदा हो गई है तो सरकार के नुमाइंदे उसके बाद भी नहीं पहुंच रहे हैं, तो उनको जिला कलेक्टर रहने का हक भी किसने दिया है। इसे लेकर जयपुर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर और हेरिटेज मेयर भी लगातार कोशिश कर रही है कि जिन क्षेत्रों में पानी की, देखो जिस तरीके से अभी भी बारिश का दौर शुरू हुआ है और ये मौसम विभाग ने कहा है कि 3 से 4 दिन जयपुर में इसी तरह के हालात रहेंगे और इसमें 12 घंटे से जयपुर में रिमझिम बारिश हुई है, लेकिन उस क्षेत्रों में तेज बारिश होने के चलते ये हालात बन गए कि वहां पर कई जगह 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। तस्वीर हमने भेजी कि
जहां पर लोग जो गाड़ियां फंसी हुई है उनको बाहर निकालने की कोशिश में है, लेकिन प्रशासन का कोई नुमाइंदा एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें जयपुर में बिल्कुल, लोग अगर टैक्स देते हैं तो वो इसलिए नहीं ताकि जनजीवन पूरी तरह से, हल्की सी 1-2 घंटे की बारिश में कमर तक पानी भर जाए, घुटनों तक पानी भर जाए। और सवाल यही कि आखिर प्रशासन अभी तक नींद से जगा क्यों नहीं है। कुलदीप, आऊंगी आपके पास, एक बार धनराज का रुख कर लेते हैं। धनराज, जिस तरह से उत्तराखंड की अगर बात करें, प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां? जी बिल्कुल, देखिए ये आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर जिला में लगातार जो प्रशासन है उनकी बैठक भी लेते हुए नजर आते हैं, निर्देश भी देते हुए नजर आते हैं। बैठकों का दौर जारी है धनराज, लेकिन आखिर बैठकों के बावजूद कुछ तस्वीरें अलग क्यों नहीं आ रही है? बिल्कुल रिया, देखिए कहीं ना कहीं ये प्रशासन की हीलावाली कही जाएगी या फिर कहा जाएगा कि ये लापरवाही प्रशासन की हो सकती है, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि कुछ जगह ऐसी है उत्तराखंड के अंदर कि जहाँ पर प्रशासन नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र में इस तरह के भूस्खलन हो जाते हैं कि रास्ते में रहते हैं, प्रशासन की टीम वहां तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन कोशिश कहीं ना कहीं प्रशासन की टीम से जरूर की जाती है, क्योंकि प्रशासन को लगातार मुख्य रूप से रहने के लिए निर्देश दिए गए थे। और तो देखने में भी आता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि केदारनाथ के अंदर जिस तरह से बादल पता, तुरंत वहाँ पर जो प्रशासन की टीम है या आपदा प्रबंधन की टीम है, तमाम टीमें वहाँ पर पहुंची थी और लगातार वहाँ पर रेस्क्यू अभियान चलाया। और उसी का परिणाम है कि 250 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है सुरक्षित। तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत होगा कि प्रशासन अलर्ट मोड पर नहीं रहती है, अलर्ट मोड पर जरूर रहती है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण कहीं ना कहीं प्रशासन की टीमों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और आखिर देखिएगा कि जिस तरीके से प्रशासन की टीम को कहीं ना कहीं मौसम के चलते भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक चुनौती जरूर होती है मौसम। और आप देखिएगा कि लगातार जो रास्ते भी बंद होते हैं उनको खोलने का प्रयास भी मौसम के प्रशासन के द्वारा किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रशासन के सामने जो बारिश होती है वो चुनौती बनती है। बिल्कुल, यानी बारिश की वजह से जो राहत बचाव कार्य है उसमें थोड़ा एक ढील या जिस तरह से ब्रेक देखने को मिलता है। कुलदीप, जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में, जैसा आपने भी कहा, अभी कई जगहों पर बादल फटे हैं, चाहे रुद्रप्रयाग हो, वहां से भी तस्वीरें सामने आई थी, टिहरी से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी पहुंचे भी, जो आपदा प्रभावित है उनसे उन्होंने मुलाकात भी की। यहां पर किसी तरह के मुआवजे का ऐलान, प्रशासन की तरफ से किसी तरह की मदद का ऐलान? वहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार वहाँ पर इलेक्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई मुआवजे की बात मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से नहीं की गई है। लेकिन ये लाजिमी है, क्योंकि एक नियम होता है कि जब भी कहीं पर आपदा आती है तो नुकसान होता है तो उसका आकलन करना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है और मुआवजा देना भी प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक ही ध्यान आता है कि जब भी कोई ऐसी आपदा आती है वो लोगों को बचाने की मुहिम चलाते हैं, ना कि नुकसान का आकलन करने की। ठीक है, यानी उत्तराखंड प्रशासन की तरफ से यहाँ पर काम जरूर किया जा रहा है, प्रशासन मुस्तैद जरूर है, लेकिन जो तैयारियां होनी चाहिए थी, क्योंकि प्राकृतिक आपदा पर किसी का नियंत्रण नहीं है, लेकिन तैयारियों पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम तैयारियां पूरी रखें। धनराज, आऊंगी आपके पास, एक बार कुलदीप का रुख कर लेते हैं। कुलदीप, जिस तरह से अभी आप बता ही रहे थे कि आखिर जो जिला प्रशासन है जयपुर, वो इस वक्त अभी तक नींद से जगा नहीं है, आखिर वजह क्या? आखिर क्यों जो जिला कलेक्टरेट है, वो जो जिला कलेक्टर है वो अभी तक मैदान में नहीं उतरे, ना ही किसी तरह की मुस्तैदी, ना ही कहीं भी जायजा लेने पहुंचे, जब उन्हें मैदान में होना चाहिए, लोगों के साथ होना चाहिए? देखिए, मानसून चल रहा है और राजस्थान में अभी वर्तमान में ही बजट सत्र शुरू हुआ था और बजट पेश होने के बाद अभी तक विधानसभा चल रही है। 200 के 200 विधायक जयपुर में हैं, मुख्यमंत्री का खुद निवास जयपुर में है, उसके बावजूद इस तरीके की नाकामी प्रशासन की कहीं ना कहीं सरकार पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री इन पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। जहां पर हमने देखा कि जयपुर के कुछ कोचिंग संस्थाओं में जब 2 दिन पहले मेयर जाकर वहां निरीक्षण करने पहुंची, तो 2 संस्थाओं को सील किया गया। आखिरकार जयपुर में इस तरह के भवन निर्माणों की अनुमति दी क्यों जाती है, इसको लेकर विधानसभा में मुद्दा होता है कि बिल्डिंग डायलॉग और प्लेसमेंट को लेकर जिस तरीके से निर्माण कार्य वीडियो के माध्यम से कराए जाते हैं, उनमें किन मापदंडों को देकर उनको अनुमति दी गई है। और यही वजह रही है कि आज जयपुर में जहां पर जलभराव की समस्या बनी हुई है, आखिरकार जलभराव के लिए ड्रेनेज सिस्टम की तैयारी सरकार 6 से 7 महीने में क्यों नहीं कर लेती, जब तक 6-7 महीने तक गर्मी और जो सर्दी का मौसम होता है तो पूरा सरकार के पास होता है। उसके बावजूद इन क्षेत्रों पर सरकार का कोई ध्यान नहीं देना कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। और ये आज की तस्वीर नहीं है, पिछले हर सरकारों में यही रहा है। जहां पर कुलदीप, ये कोई पहली बार नहीं है, हर साल मॉनसून से ऐसी ही तस्वीरें सामने आती है। उसके बाद तो प्रशासन को कम से कम अब की बार कुछ एक्शन प्लान लेकर आगे बढ़ना चाहिए था, कुछ मुस्तैदी यहां पर दिखानी चाहिए थी।
देखिए, सरकार की ओर से जब कोशिशें की जाती है तो उन कोशिशों को जो ध्यान में रखकर की जाती है कि वो बड़े लोगों के साथ ही जो पॉश एरिया जयपुर के है उनमें की जाए। अभी हम जिस एरिया में जो हादसा हुआ है वो विश्वकर्मा है, वो जयपुर का एक हब कहा जा सकता है, इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ इंडस्ट्रीज काम किए जाते थे, जहाँ पर सरकार का कोई ध्यान नहीं होता है अक्सर, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग हैं वो बाहर से आकर रहते हैं और यहाँ पर जयपुर में मजदूरी का काम करते हैं। और यही वजह रही कि यहाँ पर जो भवन निर्माण किए जाते हैं वो सारे नियमों को ताक में रख के किए जाते हैं। एक छोटी सी दीवार 4 से 5 इंच की दीवार पर पूरा भूखंड खड़ा कर देते हैं और अक्सर तेज बारिश के दौर के बीच में वो दीवारें भरभरा कर गिरती है। और कई हादसे में देखिए जयपुर में, जो जयपुर के 4 दीवारी में है, वहां पर जो सड़कों पर अतिक्रमण किया गया है। और बिल्कुल, यानी प्रशासन की तरफ से यहाँ पर लापरवाही जरूर देखने को मिली है और यही वजह की तस्वीरें जो है कुछ भी बदलाव नहीं है। बारिश हल्की सी 1-2 घंटे की हो जाए, उसके बाद जगह जगह जल भराव। कुलदीप, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। धनराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में दिल्ली जैसा हादसा हो गया। गुरुवार को विश्वकर्मा इलाके में सड़क किनारे बने एक बेसमेंट में बारिश का पानी भर गया, जिसमें डूबने के कारण 3 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इस दौरान सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम ने एक व्यक्ति को सफलतापूर्वक वहां से रेस्क्यू जरूर किया। पूरे इलाके में पानी भरा हुआ है, जिस कारण लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तेज बारिश के कारण कुछ जगहों से मकानों के ढहने की खबरें भी सामने आ रही हैं, जबकि कुछ जगहों पर सड़क धंस गई है। जयपुर के जामडोली इलाके में बच्चों को लेकर जा रही एक स्कूल बस और वैन अचानक सड़क धंसने के कारण फंस गई। इस दौरान की तस्वीरें भी सामने आई है, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। गनीमत रही कि इस दौरान किसी को चोट नहीं आई और बच्चों को गाड़ी से सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। धंसी सड़कों को निकालने के लिए भी मौके पर जेसीबी को बुलाया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जयपुर से, तस्वीरें किस तरह से जयपुर में भी जल भराव की स्थिति बनी हुई है। इस दौरान जयपुर में एक बेसमेंट में पानी भर गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और एक को एसडीआरएफ की टीम ने सकुशल रेस्क्यू कर लिया। तो जयपुर से भी दिल्ली जैसी तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से महज 1-2 घंटे की बारिश के बाद कमर तक पानी भर गया। तो जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में भी दिल्ली जैसा हादसा देखने को मिला, जहां सड़क किनारे बने एक बेसमेंट में बारिश का पानी भरने से डूबने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक कर लेते हैं कुलदीप का। कुलदीप, अब यह बारिश जानलेवा बन गई है। दिल्ली जैसा ही हादसा विश्वकर्मा में भी देखने को मिला, विश्वकर्मा इलाके में, जहां एक बेसमेंट में पानी भर जाता है, 3 लोगों की डूबने से मौत हो जाती है। क्या कुछ जानकारी? देखिए, जयपुर के विश्वकर्मा इलाके का यह हादसा है, जहां पर देर रात से बारिश का दौर शुरू हुआ और बारिश अक्सर थोड़ी बहुत हुई, लेकिन उसके बाद जयपुर के इन इलाकों में अक्सर बारिश के बाद जल भराव की एक समस्या पैदा हो जाती है, जिसके चलते बेसमेंट में परिवार सो रहा था। परिवार के और सदस्य वहां पर नाइट शिफ्ट पर थे, लेकिन 4 लोगों का ये परिवार यहाँ सो रहा था और देखते ही देखते एक बार जहां पर पानी भरना शुरू हो गया और जहां निकासी के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल, जहां पर क्योंकि ये बेसमेंट था और जहां पर सीढ़ियां नहीं होने के चलते यहाँ पर लकड़ी की सीढ़ियां लगाई गई थी और जैसे ही परिवार पानी भरने के बाद बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, सीढ़ियां वहां से हिलने लगी, डगमगाई और उसके बाद परिवार के एक सदस्य ने वहां से बचकर जान बचाई, लेकिन उसके बाद एक छोटी दीवार वहां गिरने के बाद यह हादसा हुआ और देखते ही देखते जो 3 लोग वहां पर फंसे हुए थे, तीनों की जल समाधि बन गई और प्रशासन और पुलिस को सूचना दी गई थी स्थानीय लोगों के माध्यम से भी, लेकिन जब तक एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें वहां पर पहुंची और तीनों शवों को बड़ी मुश्किल से वहां पर बाहर निकाला गया और जिस तरीके की तस्वीरें अब तक सामने आई है, वहां पर अभी भी कम से कम 8 से 10 फीट तक पानी भरा हुआ है। और सवाल ये नहीं है कि उस बेसमेंट का पानी भरा हुआ है, उसके ऊपर भी और परिवार रहते थे और ये हादसा तब हो सकता है जब 8 से 10 फीट तक बेसमेंट में पानी भरा हो और इसकी क्या गारंटी है कि ऊपर वाले जो फ्लोर है, ऊपर वाला जो मकान बना हुआ है वो नहीं रह सकता जब उसके आसपास की दीवारें। तो यानी अब ये जो बारिश है ये जानलेवा बन गई है, लोगों की जान लेने लगी है। हालांकि सवाल यही कि आखिर प्रशासन कहां है इस दौरान? प्रशासन ने जो तैयारियां करनी चाहिए थी मॉनसून से पहले, वो आखिर नाकाफी यहां पर क्यों साबित हो रही है? कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखें।
इसी के साथ उस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।